बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग का जो केस है वो इलेक्शन कमीशन उसकी समाअत जो है वो जारी रखे हुए था। आज उस समाअत का जो है वो सिलसिला मुकम्मल हो गया और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात है जिस जमात ने सियासी पॉलिटिकल फंड रेजिंग की जो है वो बुनियाद रखी, जिसके पास 40,000 अपने डोनर्स का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी मौजूद है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से पैसा जो है वो हमारे पार्टी अकाउंट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उनके जो फैसले हैं वो फैसले बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बड़े वाज़ेह हैं कि आपने तमाम सियासी जमातों की जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग है उसकी आपने स्क्रूटनी करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्क्रूटनी जो है वो भी मुकम्मल करवा चुकी, इलेक्शन कमीशन अपनी समाअत भी मुकम्मल कर चुका, फैसला उन्होंने जो है वो अब महफूज कर लिया है। लेकिन दूसरी जानिब अभी हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के तमाम सियासी जमातों की जो फंड रेजिंग है उसकी जांच पड़ताल आपने करनी है, उसकी स्क्रूटनी करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उसकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है और उसको मुकम्मल हुए तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी इसी तरीके से ओपन कोर्ट के अंदर उनकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्टें मंगवा कर फौरी उसके ऊपर जो है वो फैसला किया जाए। 7 साल हम ये सुनते रहे कि ये जो है वो फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, मुख्तलिफ जो है वो इस हवाले से क्या सराइयाँ भी होती रहीं, मुख्तलिफ इस हवाले से अंदाज़े इस मुख्तलिफ इस हवाले से जो है वो बातें की जाती रहीं। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है जो कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 हो जिसके तहत इस केस को सुना जा रहा था, चाहे वो इलेक्शन एक्ट 2017 हो जो कि अभी नाफिजुल अमल है, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है। और ममनुआ फंडिंग के अंदर किसी सियासी जमात के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो नहीं लगाई जा सकती अगर उसके लिए आइन के अंदर भी एक वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। और इसी तरीके से इलेक्शन एक्ट 2017 पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के अंदर भी एक वाज़ेह उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है कि वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेजती है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है अगर किसी जमात के ऊपर फॉरेन फंडिंग मालूम हो तो उसका तरीक़ाकार अलग है। तो लिहाजा ये ममनुआ फंडिंग का केस था, हमने तमाम तरह अपना रिकॉर्ड फराहम कर दिया, हमारी कोई ममनुआ फंडिंग भी नहीं है, तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया। और मैं समझता हूँ कि जो पटिशनर थे उस पटिशनर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये वादे कर चुका है कि एक हैसियत जो है वो इन्फॉर्मर की है, ये कोई एडवर्सल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका फ़ैसला जो है वो एक साथ करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हमने अकाउंट्स को देखा तो उन अकाउंट्स के अंदर 12 ऐसे अकाउंट्स हैं जो अकाउंट्स उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए, जो अकाउंट्स उन्होंने छुपाए हैं। 64 करोड़ रुपए का TMLN का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी तरीके से 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का भी जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अपनी जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक तवाज़ुन कायम करें, एक बैलेंस क्रिएट करें और बग़ैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम
پولیٹیکل جماعتوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ فیصلہ اس کے اوپر کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی قسم کی بھی کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے۔ اب معلوم پڑ جائے گا کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اے ریٹنگ کے ہیں ہمارے، اور ہمارا تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ بینکنگ ریکارڈ اپنی جگہ پر موجود ہے، اسی طرح جو باقی جماعتیں ہیں ان کے اکاؤنٹس میں کیا چیزیں موجود ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ بے نظیر شہید نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر ان کی حکومت گرانے کی کوشش کی تھی، جو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی۔ اور ایک اور سیاسی جماعت ہے فضل الرحمان کی، جن کی پارٹی کے مرکزی آفس کے اوپر جو فنڈ لگا ہوا ہے، جو تختی لگی ہوئی ہے، وہ بھی ایک غیر ملکی فنڈنگ تھی۔ ایک ملک لیبیا، وہاں سے جو فنڈنگ لی جاتی رہی ہے، تو وہ بیک گراؤنڈ جن جماعتوں کا موجود ہے وہ کس منہ سے ہمارے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو کھڈا انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کھودا تھا، اس کھڈے کے اندر یہ خود گرے ہوئے ہیں۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے کہ ملک کے اندر ڈالر آج ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے، 213 روپے کے اوپر انٹر بینک کے اوپر ڈالر پہنچ چکا ہے، اور ڈالر جب سے یہ حکومت آئی ہے 2.5 ماہ سے تقریباً 30 روپے ڈالر روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے۔ روزانہ 50 پیسے کے حساب سے روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، صنعتوں کا قتل عام اس حکومت نے کر دیا ہے، اور یہ NRO2 لے کر اپنے لندن محلات کے کیسز بند کروا کرنے کے لیے، پاپڑ والے فالودے والے کے کیسز بند کروانے کے لیے، شہباز شریف کا 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹی کا کیس بند کروانے کے لیے یہ NRO2 انہوں نے اسمبلی سے کالا قانون پاس کروایا ہے، جس کے اوپر صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے، کیونکہ اس ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ اختیار ہو، لوٹ مار کا اختیار ہو، کرپشن کی اجازت ان کو ہو، لیکن ان کا احتساب کرنے والا کوئی نہ ہو، ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فیٹف کے بلوں میں بھی انہوں نے بلیک میلنگ کی تھی۔ ایک طرف ڈالر 213 روپے میں پہنچ گیا، لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے میں پہنچ گئی، آٹا 1500 روپے پہنچ گیا، 300 روپے اضافہ ہو گیا 20 کلو کے تھیلے میں، پیٹرول میں 84 روپے اضافہ ہو گیا، ڈیزل میں 120 روپے اضافہ ہو گیا، گیس 45% مہنگی، بجلی 40% مہنگی ہو گئی۔ ہر طرف تباہی حکومت ہے۔ یہ اہلوں کی حکومت نہیں، نالائکوں کی حکومت ہے، تباہی حکومت ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت عوام کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایک مشکل لے کر آئی۔ اور احسن اقبال کل کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کرپشن تھی جن ممالک نے، انہوں نے ترقی کی ہے۔ تو یہ کرپشن سے ملک ترقی نہیں کرتے، لیکن شریف خاندان ترقی کر لیتا ہے، جن کی اقتدار سے پہلے کیا اوقات تھی اور آج ملٹیپل بزنسز ہیں۔ زرداری ترقی کر لیتا ہے، جو بمبینو سینمے کے بعد ٹکٹیں بیچتا تھا، آج جو ہے وہ 11 شوگر ملوں کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ آج بڑی بڑی محلات بیرون ملک بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی ملک ترقی نہیں کرتا، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی اخلاقیات کو نیچے گرانا چاہتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ ان کی روک تھام کریں گے، اس کا بھی سدباب ان کا کریں گے۔ اور ملک تباہی پہ چلا گیا ہے، اور یہ چوروں کا ٹولہ NRO2 لے کر لڈیاں ڈال رہا ہے۔ عوام کی مشکلات کے اوپر ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر تباہی مچانے کے لیے آئے ہیں، اور تباہی کا پورا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ ان کو بھی مسترد کریں گے، اور ملک جو ہے وہ فوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ مزید سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام کا پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ سر یہ بتائیے گا 40,000 ڈالرز کا ریکارڈ جمع کرانے کا آپ کی لیگل ٹیم نے بھی اندر تسلیم کی ہے کہ 2013 کا جو ریکارڈ ہے وہ طریقے سے آپ جمع نہیں کرا سکتے، تو وہ کہاں پر ریکارڈ؟ ہم نے یہ میرے ساتھ ہماری جو اکاؤنٹس کی ٹیم ہے وہ بھی موجود ہے، ہم نے اپنا تمام ریکارڈ جمع کروایا، 22 والیومز جمع کروائے۔ مجھے آپ صرف میرا یہ ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں اور ہمارا ریکارڈ آپ دیکھ لیں، آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا۔ یہاں پر بڑے بڑے انٹرسٹ گروپوں سے ہم نے پیسے نہیں لیے، ہم نے تو عام ڈونر سے پیسے لیے، بیرون ملک پاکستانی جن سے انہوں نے ووٹنگ رائٹ چھین لیا ہے، 32 ارب ڈالر پاکستان کو بھی بھیجتے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک نیا پاکستان کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی پیسے دیے ہیں۔ تو تمام تر ریکارڈ موجود ہے،
बैंकिंग चैनल से पैसे आए हुए, पैसा बैंकों में आया हुआ है, हम उस पैसे का हिसाब दे रहे हैं जो बैंकों में आया हुआ है। कोई ऐसा पैसा नहीं है जिसका रिकॉर्ड बैंक्स में मौजूद हो। इलेक्शन कमीशन की जो अब तक समाप्त हुई है, इन सारी चीजों से आप मुतमईन हैं? और इलेक्शन कमीशन का फैसला, देखिए इलेक्शन कमीशन से नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो हम पहले भी इज़हार कर चुके हैं। यही वजह है कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि पीटीआई का केस तो बड़ी स्पीड से सुना गया है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुना गया है, लेकिन जो है वो बाकी जमातों का केस क्यों नहीं सुना जा रहा? वो भी 4 साल से ज़ेर इल्तवा पड़ा हुआ है। मैं यही तो बात बार बार कर रहा हूँ, जब मैं ये बात करता हूँ कि तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। एक जानिब झुकाव नज़र आता है, उस झुकाव का तासुर जो है वो किसने ख़त्म करना है? मैंने ख़त्म तो नहीं करना, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म करना है। पीपल्स पार्टी या नून लीग कोई लाडले नहीं है, मरियम सफदर या बिलावल कोई लाडले नहीं है, आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ लाडले नहीं है। जहां उनको लाडलों की तरह ट्रीट किया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी उसी तरीके से, उसी स्पीड से रोजाना की बुनियाद के ऊपर करें समाते, करें केसेस को मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। मतलब तस्लीम करेंगे कि नहीं फैसला? देखें जब फैसला आएगा वो उसके ऊपर मुनहसर है, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद है और हम चाहते हैं कि जो भी फैसला आए वो कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए कि आप जैसा फैसला 5 अरकान के हवाले से आया कि जनाब इलेक्शन एक्ट भी कह रहा है और आपका आइन भी कह रहा है कि जो आपकी फहरिस्त मौजूद है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन होना है, उसको आप नज़रअंदाज करके आप फैसला दे दें जी कि ज़मीनी इंतखाबात के तहत फैसला होगा, जबकि उसमें से 2 तो ऐसे हमारी मिनॉरिटीज़ की सीटें हैं उसके अंदर, जो अगर 20 की 20 सीटों का फैसला जो भी आए फिर भी वो पीटीआई को मिलनी है। तो लिहाजा ये इस किस्म के फैसलों से इलेक्शन कमीशन की अपनी साख मुतासर होती है। तो मैं समझता हूँ कि आइनी इदारे की साख के लिए बड़ा अहम है कि कानून के मुताबिक फैसले आने चाहिए, कानून के मुताबिक, किसी झुकाव की बुनियाद पर फैसले नहीं आने चाहिए। बहुत शुक्रिया। हालात चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को देख लें या बाकी हालात चल रहे हैं, तो पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए पीटीआई का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन है, और ये पीटीआई का मुस्तकबिल का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। और पाकिस्तान की अवाम बाकी तमाम सियासी जमातों से मायूस हो चुके हैं, इन्होंने मायूस किया है। अब भी इन्होंने हुकूमत लेके हाथ खड़े कर दिए, इनके पास ना कोई सिमत थी, ना कोई झंडा था, ना पॉलिसी थी, सवाए चेरी ब्लॉसम के इनके पास, इनके हाथ में कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये आपका पीटीआई का ममनूअ फंडिंग केस है, इसे 8 साल लगे, तो आप क्या कहते हैं बाकी जमातों को भी 8 साल लगे या जल्दी? देखिए 2018 के अंदर कमेटी बनी, स्क्रूटनी कमेटी, मार्च में पीटीआई की बनी 2018 में, आपकी मैं नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ, और 2018 अप्रैल में पीपल्स पार्टी नून लीग की कमेटी बनी। स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की रिपोर्ट जमा करवा देती है, पीपल्स पार्टी नून लीग की अभी तक नहीं कराई। हमारी समातें 100 से ज़्यादा स्क्रूटनी कमेटी की होती हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग की कितनी समातें हुई हैं? तो ये सवाल आप ज़रूर पूछें, इलेक्शन कमीशन से भी पूछें और पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी पूछें, और अगर कोई जवाब मिले तो मुझे भी बताएं। बहुत शुक्रिया।